हेलो गाइस, आज हम लोग करेंगे एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं काइनेमेटिक्स 1D 2D। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे? मोशन के पैरामीटर्स के बारे में पढ़े थे। और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक्स, मतलब मोशन क्यों हो रहा है, मतलब कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन क्या है? फोर्स है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को जान लेना चाहिए फोर्स को अगर तुम दो सवाल करो तो फोर्स का कोई भी न्यूमेरिकल तुमसे हो जाएगा। सबसे पहला वाला सवाल क्या है? हु एक्सर्ट द फोर्स, मतलब कौन फोर्स दे रहा है और किसका ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। ऑन विच ऑब्जेक्ट वाज दिस फोर्स एक्सर्टेड, मतलब किसका ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है और कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये दोनों अगर सवाल तुम कर सकते हो तो फोर्स का कोई भी न्यूमेरिकल तुमसे हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए फोर्स का डेफिनेशन क्या है। फोर्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम अगर पुश करो या पुल करो, उसी को हम फोर्स कह सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज पुश और पुल। क्या करता है? जो which tries to change or changes the state of rest, मतलब कोई भी एक तो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन पे है उसको अगर फोर्स अप्लाई किया जाए वो मोशन में जा सकता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको अगर फोर्स अप्लाई करें तो उसको रेस्ट में लेके आ सकते हैं। इसी को हम फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोशन का कौन सा टाइप होगा वो जानना जरूरी है। वो मोशन क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0। ठीक है, और यहाँ पे की क्या है? रेस्ट, मतलब वेलोसिटी अगर 0 है तो, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी 0 है या वो रेस्ट में है तो उसे फोर्स देके मोशन में कर सकते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसे फोर्स देके रेस्ट में लेके आ सकते हैं। ठीक है ना, यही है फोर्स का फंडा। तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए फोर्स का एसआई यूनिट क्या है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है, और इसको सिंबलाइज किया जाता है कैपिटल एन से। और इसका सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। ठीक है, हम लोग जानते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, और क्या जानना चाहिए यहाँ पे फोर्स के बारे में? इसका बाद हम लोग देखेंगे फोर्स कितने टाइप का होता है। ठीक है ना, देखना है कितने टाइप का फोर्स है, मतलब टाइप ऑफ फोर्स। 2 तरह का फोर्स होता है। क्या? एक होता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरे होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ लगा हुआ होना चाहिए, तभी उसको हम कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं। जैसे कि कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या होगा? सबसे पहले हम लोग लेंगे नॉर्मल फोर्स, दूसरा क्या लेंगे? स्प्रिंग फोर्स, तीसरा टेंशन फोर्स, चौथा क्या? ड्रैग फोर्स। इस सारे फोर्स के बारे में हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये है कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल। एक चीज यहाँ पे गौर करना है हम लोग को, कोई भी कांटेक्ट फोर्स हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है।
क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स मतलब यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स कह सकते हो इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे देखो नॉन कांटेक्ट फोर्स, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन नहीं करना होगा। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ एक डिस्टेंस पर भी हो सकता है। जैसे नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब दोनों फोर्स या दोनों ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, तीसरा क्या है। ठीक है, अभी के लिए ये दोनों फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ फोर्स। अभी हम लोग करेंगे फंडामेंटल फोर्स का बारे में। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्स। व्हाट आर दे? यहाँ पे देखो, फंडामेंटल फोर्स। सबसे पहले क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। दूसरा क्या है, वीक फोर्स। तीसरा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट का मास का साथ इंटरेक्शन करता है। ठीक है, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन टू मासेस। चौथा क्या, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। वो क्या है, वो है इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स मतलब न्यूक्लियर फोर्स को कह सकते हो। ठीक है, ओके, अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके सारे फोर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब समझ लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट को अगर एक सर्टेन डिस्टेंस में रखा जाए, समझ लो यहाँ पे एक तो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और यहाँ पे एक तो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस में है, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है r। तब दोनों का ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो यहाँ पे A जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा, देखो m1 का ऊपर m2 फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों सवाल देखो, मतलब किसका ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, m1 का ऊपर, तो यहाँ पे 1 लिखो। कौन अप्लाई कर रहा है, हु एक्सर्ट द फोर्स, ऑब्जेक्ट 2, तो यहाँ पे हो गया F12। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट का रेस्पेक्ट में फोर्स क्या होगा,
ए ऑब्जेक्ट को कौन खींच रहा है, M1, तो यहाँ पे होगा फोर्स 2 1, मतलब इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2, और इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। F12 मतलब फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2, और इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, दोनों मास का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है उसके साथ, मतलब उसका स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों इक्वेशन को अगर मर्ज अप किया जाए तो हो गया F वरेजेस M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनल साइन हटाने से इक्वल साइन होता, और यहाँ पे एक तो कांस्टेंट आते हैं, ये कौन सा कांस्टेंट है, कैपिटल G, ठीक है। कैपिटल G क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, जिसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, ठीक है। ये जो G है इसका वैल्यू कितना है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। इसका यूनिट कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके। ये है कैपिटल G का वैल्यू। कैपिटल G और स्मॉल g दोनों अलग चीज है, ठीक है। G पूरा यूनिवर्स में कैपिटल G कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, लेकिन स्मॉल g सब जगह पे चेंज हो सकता है, ठीक है, हर एक जगह पे चेंज हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट, ठीक है। स्मॉल g का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अभी हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं या कोलंबियन फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होने के लिए चार्ज को क्या होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट रेस्ट में होना चाहिए, विथ ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। और क्या होना चाहिए, पॉइंट मास होना चाहिए या पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट मास किसके लिए होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो साइंटिस्ट कूलम ये भी न्यूटन से इंस्पायर्ड था। तो यहाँ पे देखो, दोनों पॉइंट चार्ज लिया, एक तो Q1 एक तो Q2, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, R। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे भी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, ठीक है ना। अभी दोनों को एक साथ कंबाइन कर दो तो हो गया यहाँ पे Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
प्रोपोर्शनल साइन हटाने से क्या आ जाता है यहाँ पे के, जिसको हम लोग कोलम्बियन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू क्या है कोलम्बियन कांस्टेंट का 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का यूनिट क्या है कूलम है, इसीलिए यहाँ पे कूलम स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था, यहाँ पे मास था, दैट्स वाई वहाँ पे kg स्क्वायर था। समझ में आया? तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज करके रखो, यहाँ पे चार्ज के बारे में थोड़ा जान के रखो। जो फंडामेंटल चार्ज होता है फंडामेंटल चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ पे देखो चार्ज अगर रेस्ट में रहता है तो वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। चार्ज अगर मोशन में रहे, मोशन का भी टाइप होता है, स्पेसिफिक से कहने से चार्ज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटीज में है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर चार्ज एक्सेलरेशन पर है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है, उसके साथ EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पैदा होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ये है इंटरेक्शन बिटवीन क्या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसे एक साथ हम लोग न्यूक्लियन बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक ही साथ में रहता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां पे रहता है। ठीक है, अभी एक चीज हम लोग को गौर करना है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व किया जाए, दो पॉजिटिव चार्ज के अंदर में क्या होता है? हमेशा रिपेल होता है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है या नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन और बीच में एक न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन को तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है ना, तब भी ये न्यूक्लियस का अंदर कैसा है कि नहीं? तो यहाँ पे तो एक तो स्ट्रॉन्ग फोर्स पैदा होगा जो इसको बाहर निकाल देगा, लेकिन तब भी ये न्यूक्लियस का अंदर में ही एक साथ बाउंडेड है। तो कैसे है? यहाँ पे देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मेसन जो पार्टिकल है, मेसन पार्टिकल का वजह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ये जो चेंज इतना फास्ट होता है कि प्रोटॉन को ही मालूम नहीं चलता वो प्रोटॉन है बोल के, या न्यूट्रॉन को भी नहीं मालूम चलता है वो न्यूट्रॉन है बोल के। ठीक है, इसीलिए ये बॉन्डिंग छोड़ के बाहर निकल के नहीं आता है। ठीक है ना, तो यही है न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे देखो, ये वाला जो सवाल है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या है?
पकड़ लो, तुम और तुम्हारा दोस्त एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हो, ठीक है, वो कौन सा टाइप का फोर्स होगा? देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। एक क्या है, न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है वीक फोर्स, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो यहाँ पे दोनों फ्रेंड अगर हाथ के ऊपर हाथ रखते हो तो क्या होता है, तुम्हारा हाथ में जो चार्ज पार्टिकल है और तुम्हारा फ्रेंड का हाथ में जो चार्ज पार्टिकल है वो दोनों क्या एक दूसरे का कांटेक्ट में आ रहा है। तो कांटेक्ट में आने से वो कौन सा फोर्स हो जाता है? वो हो जाता है कांटेक्ट फोर्स। मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी के इंटरेक्शन में आ रहा है। तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कांटेक्ट फोर्स कौन सा टाइप के फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है ना, समझ में आया? अभी देखो दूसरे सवाल करते हैं। यहाँ पे देखो ये दूसरे और एक तो सवाल है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपने आप में। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, न्यूट्रॉन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ए प्रोटॉन। मतलब न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट करता है तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कौन, न्यूट्रॉन। तो ये कौन से टाइप का फोर्स हुआ? सबसे पहले तुमको जान लेना चाहिए न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, मतलब चार्ज लेस है। इसका चार्ज क्या है, 0 है, ठीक है, लेकिन इसका मास प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज तो है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और मास भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका ऊपर होता है, चार्ज के ऊपर। न्यूट्रॉन तो यहाँ पे चार्जलेस है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास है और प्रोटॉन का भी मास है। तो यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे मास है, इंटरेक्शन बिटवीन टू मासेस क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक ऑप्शन हो गया है ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम लोग जब न्यूक्लियर फोर्स किए थे तब क्या बताए थे, इंटरेक्शन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होता है, वही तो न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। यहाँ पे अभी ये वाला प्रॉब्लम देखो, अ प्रोटॉन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन प्रोटॉन व्हिच इज, कौन से टाइप के फोर्स होगा, ए बी, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या क्या है, प्रोटॉन वर्सेस प्रोटॉन। तो सबसे पहले प्रोटॉन का क्या है, मास है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एप्लीकेबल है। दूसरा चेक करो, प्रोटॉन का क्या चार्ज है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होगा, ठीक है। और देखो कुछ होगा कि नहीं, यहाँ पे इससे पहले हम लोग पढ़े थे न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन का साथ प्रोटॉन का भी इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियर फोर्स भी होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो ये वाला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया हुआ है E stands for magnitude of electromagnetic force, G stands for magnitude of gravitational force, N stands for magnitude of nuclear force। ये तीनों फोर्स पैदा हो रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन को एक सेपरेशन पे रखने से, ठीक है। तुमको बताना है कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा, ठीक है। एक चीज गौर करो, क्वेश्चन देखने से सबसे पहले हम लोग को लग रहा होगा ए वाला फोर्स होगा ऑप्शन ए, क्योंकि हम लोग छोटे से जानते हुए आए हैं न्यूक्लियर फोर्स क्या है, सबसे स्ट्रांग फोर्स है, ठीक है ना। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी, जब वहाँ पे परमाणु विस्फोट हुआ था तब
पूरे के पूरे शहर तबाह हो गया था, है कि नहीं। इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये अगर ऑप्शन तुम टिक करोगे तो तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे बोला गया है 2 इलेक्ट्रॉन्स एट ए गिवन सेपरेशन, मतलब तुमको यहाँ पे जनरल स्टैंडर्ड से पूछा गया है, मतलब यहाँ पे कोई सेपरेशन दिया नहीं हुआ है, ठीक है। पकड़ लो, दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों का बीच का एक डिस्टेंस है, डिस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन पर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और इससे बाद क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक चीज़ जान के हैरान हो जाओगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 36 ऑर्डर से बड़ा है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 36 ऑर्डर से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूक्लियर फोर्स। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, ठीक है। ए सवाल के लिए तुम्हारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का बीच का जो सेपरेशन है वो अगर 10 टू द पावर -15 मीटर से थोड़ा सा भी कम हो गया तो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, तब न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छे से गौर करो, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन का बीच का जो सेपरेशन अगर 10 टू द पावर -15 से थोड़ा भी कम हो गया तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हुआ ये सवाल? तो आंसर हो गया हमारा यहाँ पे ए। अगर डिस्टेंस दिया रहता इससे थोड़ा भी कम तो तब ऑप्शन ए वाला से हम लोग टिक करते हैं, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे देखो ए वाला सवाल पे दिया गया हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमको 2 पॉइंट मास चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मास के साथ एसोसिएटेड है, इंटरेक्शन बिटवीन 2 मासेस। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए चार्ज की ज़रूरत है, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रेस्पेक्ट में क्या होता है कि दोनों ही प्रोटॉन है, मतलब Q1 Q2 के जगह पे Q इंटू Q मतलब क्या हो गया Q² बाई R² हो गया। दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है R। और देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है दोनों प्रोटॉन का बीच में, कैपिटल G m² बाई R²। दोनों ही प्रोटॉन है, दैट्स वाई m1 इंटू m2 दोनों ये m है, मतलब m इंटू m क्या हो गया m²। तो अभी दोनों का रेशियो लेना है, यहाँ पे देखो R² कैंसिल हो गया, यहाँ पे K/G इंटू Q² बाई m², ठीक है।
के का वैल्यू हम लोग पहले ही लिख चुके हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। जी का वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। क्यू चार्ज क्या है प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर बाई एम कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये अगर पूरा कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा ठीक है, कैलकुलेट करना खुद से, डू योरसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर क्या हो गया 10 टू द पावर 36। हमने इसके पहले वाला सवाल पे ही बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कितने ऑर्डर से ज्यादा होता है 10 टू द पावर 36। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको अगर क्रॉस कर दो तो आराम से मिल जाएगा तुमको। देखो कितना टाइम्स 1.24 इंटू 10 टू द पावर 36 Fg। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब कितना स्ट्रांग है समझ सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स से। समझ में आया? तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।